और हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री के सेकेंड पेपर का फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक विथ अथवा या और के जो उतने भी क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि पूरे के पूरे आंसर हम आपको एक बाय एक करके पूरे के पूरे आंसर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ था, ये जो सेकेंड पेपर था केमिस्ट्री का उसी के ये पूरे सॉल्यूशन है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पेपर देख सकते हैं। पेपर हमने पहले ही अपलोड कर दिया था तो पेपर इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। ओनली क्वेश्चन आंसर ही यहाँ पर दिए जाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यदि आपको पेपर चाहिए है, यदि आपके पास पेपर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पर आपको इसका पेपर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है लेंथेनाइट संकुचन क्या है। तो ये है लेंथेनाइट संकुचन का आंसर। हम आगे वीडियो बढ़ाते जाएंगे, आप वीडियो को पुश करके उन आंसरों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा का आंसर है। किसका है? अथवा का आंसर है। ये अथवा का आंसर है। आप इसको देख सकते हैं वीडियो को पुश करके, चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है पेप्टिकरण की क्रिया से आप क्या समझते हैं। और दोस्तों यदि किसी प्रकार की गलती होती है आंसर में तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। इन क्वेश्चनों को मैं 4 से 5 घंटे से रेगुलर ढूंढ रहा हूँ, तब कहीं जाकर से हमें ये पूरे आंसर यहाँ पर मिल पाए हैं। तो थोड़ी बहुत यदि गलती होती है तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, बाकी आप क्रॉस चेक खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा का है टिंडल प्रभाव क्या है, इसे समझाइए। तो ये टिंडल प्रभाव दिया हुआ है और इसको अच्छे तरीके से विस्तार में समझाया गया है। 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन है तो हमने इसको ज़्यादा डिटेल नहीं दी है। क्वेश्चन नंबर 7 है द्विक लवण एवं संकुल लवण में अंतर लिखिए। तो द्विक लवण और संकुल लवण में आपको यहाँ पर अंतर दिख रहा होगा, ये देखिए, आप चाहे तो वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कत है, जहां से भी हमें आंसर मिला है वहां से आंसर आपको प्रोवाइड करने की हमने पूरी कोशिश की है। बहुत सारी मटेरियल को सर्च करने के बाद ही हमें ये सब आंसर मिल पाए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो प्रभावी परमाणु संख्या यहाँ आपको दिख रही है, ये पूरा आपका उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है वान टॉप विलियन समीकरण स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए वान टॉप समीकरण पूरा दिया हुआ है कि होता क्या है किसी अवाष्पशील, देखिए वान टॉप समीकरण का कथन दिया हुआ है, आपको यहाँ पर से अच्छे तरीके से दिख जाएगा। यह है वान टॉप का कथन है यहाँ से यहाँ तक कि किसी अवाष्पशील विलेय के तनु विलयन का परासरण दाब विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है जब विलयन का सांद्रण C स्थिर हो। तो सभी चिन्ह दिए हुए हैं और ये है उसका व्युत्पत्ति। ठीक है, ये समीकरण की व्युत्पत्ति दी हुई है, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है स्मिट अभिक्रिया और दूसरी है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो मित्रों थोड़ी सी यहाँ पर से गलती ये हुई है कि स्मिट अभिक्रिया जो है वो हमें मिल ही नहीं रही थी। हमने कम से कम स्मिट अभिक्रिया देखने के लिए बस 1 घंटे वेस्ट कर दिए, लेकिन वो अभिक्रिया हमें स्पष्ट नहीं मिली है। और मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी हमें क्लियर नहीं मिल पाई है। उसमें सरसों के तेल की अभिक्रिया आ रही थी, जिससे कि मिलता जुलता ये क्वेश्चन था मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, तो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमिनो में विभेद कीजिए। तो ये आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप चाहो तो वीडियो को पुश करके यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं, चित्र के साथ दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा आपको अच्छे तरीके से गिवन है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे अगली पेपर का सॉल्यूशन और अगला पेपर आपको समय से मिल सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पर दिया है अमीनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझाएंगे, ये प्रश्न था और यह उसका पूरा डिटेल या पूरा आंसर जिसको हम कहेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा है डीएनए और आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंतर लिखिए। तो एक चीज हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, संरचनात्मक अंतर बताने के लिए दिया था। ठीक है, संरचनात्मक अंतर बताने के लिए दिया था। इस तरीके से 2 कॉलम बनाकर अंतर बनाने के लिए नहीं दिया था कि इसकी संरचना और उसकी संरचना, डीएनए और आरएनए की संरचना में क्या अंतर है। तो यहाँ पर पूरी डीएनए की संरचना आपको दी हुई है, आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। उसी के बाद आरएनए की संरचना आपको दी है, ऊपर दिया था डीएनए की संरचना और यहाँ आपको दी हुई है आरएनए की संरचना। क्या दी हुई है? आरएनए की संरचना। तो ये हो गई दोनों की संरचना में अंतर, डीएनए और आरएनए की संरचना में अंतर। वीडियो को पुश करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताइए। तो अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि देखिए, आप इससे क्लियर देख लीजिए।
क्या है, हमें भी क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे सुबह से, जब से हमने आपको पेपर प्रोवाइड किया था तब से हम कंटिन्यू ही इसके आंसर जो है सर्च कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ये आंसर मिल पाए हैं। तो यदि कोई गलती होती है तो माफ़ कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा है, अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो यहाँ पर से अर्ध आयुकाल दिया हुआ है। अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता आधा होने में जितना समय लगता है वह समय अभिक्रिया की अर्धायुकाल कहलाता है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को T1/2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल का समीकरण की व्युत्पत्ति है वो हमने यहाँ पर नहीं दिया है, क्योंकि ये 2 या 3 नंबर का था, तो हमने यहाँ पर से जरूरी नहीं समझा। आप इसको नोट कर सकते हैं, या आपको बुक में और गाइड में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों में दो अंतर लिखिए। तो द्रव स्नेही और कोलाइडियों में दो अंतर है। आप यहाँ पर एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ये पॉइंट लिखा है, पहला पॉइंट, तो इसमें आपको द्रव स्नेही और द्रव विरोधी दोनों मिलेंगे। जैसे इस विलयन के कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों के आकार से बड़ा होता है, तो ये जो हुआ किसका हुआ? द्रव स्नेही का, और यहाँ से यहाँ तक हुआ द्रव विरोधी का। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हुआ आपका द्रव स्नेही, और यहाँ से यहाँ तक हुआ द्रव विरोधी। तो आपको 3 अंतर दिए हुए हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही क्लियर दिख रहे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा है कि विद्युत कण संचलन को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ पर विद्युत कण संचलन भी दिया हुआ है तथा उसका चित्र भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आप बहुत आराम से वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं, और आंसर देने में हमें लेट हुए हैं तो उसके लिए भी हम आपसे क्षमा चाहेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं में अंतर लिखिए। तो हमें यहाँ पर सिर्फ ये 2 या 3 अंतर ही मिल पाए हैं, बहुत ही सर्च करने के बाद ही हमें ये 3 अंतर मिल पाए हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, धनात्मक विचलन और धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। तो ये अंतर आपको यहाँ पर गिवन है, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये पूरे का पूरा आंसर आपको दिख रहा है। आप वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इस समय में आप अपने दोस्तों की सहायता करेंगे तो अच्छा रहेगा, कम से कम समय में वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न अणुओं के कार्य प्राप्ति के स्रोत है। ये स्रोत है, ये मिस्टेक हो गई है, स्रोत लिखिए कि कहाँ से मिलता है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा और कैल्शियम। तो देखिए, ये जो पहली परिभाषा है ये प्रोटीन से संबंधित है। किससे है? प्रोटीन से संबंधित है। ये प्रोटीन के स्रोत भी दिए हुए हैं, तो ये पूरा प्रोटीन का है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको दिखेगा, ये कार्य जो दिख रहे हैं किसके दिख रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत आपको दिए हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये वसा के कार्य दिए हुए हैं, और वसा के स्रोत की वसा किन किन चीज़ों से मिलता है। जैसे कि यहाँ पर वसा का दिया हुआ है, यदि हम डिटेल में देखें तो ये जो वसा है, मक्खन, शुद्ध घी, वनस्पति घी, नारियल और ताड़ का तेल इत्यादि इत्यादियों में मिलता है। और ये वसा के कार्य हैं कि वसा का हमारे शरीर में क्या कार्य है। अगला आता है क्वेश्चन इसी का, कैल्शियम का। कैल्शियम के आपको यहाँ पर उपयोग या कार्य दिए हुए हैं और स्रोत दिए हुए हैं, तो आप वीडियो को पुश करके उनको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अभिक्रिया की दर तथा स्थिरांक में अंतर लिखिए। तो अभिक्रिया की दर और स्थिरांक में अंतर आपको ये गिवन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। दोस्तों, जिस क्वेश्चन के आंसर हमें मिले हमने आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है, और जो आंसर आप यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं उनको हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें यहाँ पर नहीं मिल पाए हैं, जिस कारण से हमने फिर समय न वेस्ट करते हुए आपको जल्द से जल्द वीडियो बनाकर से प्रोवाइड करने के लिए उन क्वेश्चनों को छोड़ दिया। और आपको वस्तुनिष्ठ नहीं मिल पाए हैं, पूरे जो ऑब्जेक्टिव है खालिस्तान सही जोड़ी, हमने वहाँ समय वेस्ट नहीं किया है। कोशिश करेंगे कि कल तक आपको 10 बजे तक आपको जो है ऑब्जेक्टिव पूरे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। तो 3 कारक यहाँ पर दिए हुए हैं, पहला है सांद्रण, दूसरा है ताप और तीसरा है दाब। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, और ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं ये भी यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हैलोजनीकरण क्या है। ये जो हैलोजनीकरण है इसको हमने कम से कम 1 घंटे देखा था, ठीक है, लेकिन ये हैलोजनीकरण न मिलकर हमें हाइड्रोजनीकरण मिल रहा था, जिसके कारण से हमने उसका आंसर यहाँ पर नहीं लिखा है। और ये हैलोजनीकरण है इसको भी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इसमें कंफर्म नहीं है कि यही है, लेकिन बहुत सी जगह सर्च करने पर यही परिभाषा
जो भी दिख रही है आपके सामने वही मिली है, इसके अलावा हमें कुछ भी हेलोजनीकरण में नहीं मिला हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और यह कैसे बनाया जाता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको ऊपर 3 लाइनों में दी है। उसके बाद इसकी संरचना दी हुई है कि यह किस प्रकार से बनाया जाता है। इसको आप वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा है, विद्युत रासायनिक सेल एवं उसकी कार्यविधि को डैनियल सेल का उदाहरण देकर समझाइए। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, ये परिभाषा आपको यहाँ पर 3 लाइनों में दी हुई है। आगे बढ़ते हैं इसी के। तो विद्युत रासायनिक सेल की कार्यविधि है, ये आपको दिया हुआ है, और ये डैनियल सेल दिया हुआ है ना। डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल का उदाहरण है। डैनियल सेल बनाने के लिए जिंक धातु की छड़, जिंक सल्फेट के विलयन में, तो ये पूरा वर्णन है डैनियल सेल का और ये उसका चित्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 या 21, अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो ये आपको दिख रहा है अंतर हैलोजनी यौगिक है, ये परिभाषा अंतर हैलोजनी यौगिक की। उसके बाद अंतर हैलोजन यौगिक के प्रकार ये हैं। अंतर हैलोजनी यौगिक में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन में से 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं। आयोडीन मोनोक्लोराइड और एस्टाटीन मोनो आयोडाइड दोनों अंतर हैलोजनी यौगिकों के उदाहरण है। तो ये 2 प्रकार दिए हुए हैं बस, इसके अलावा और हमें इसमें कुछ भी नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अपमार्जक किसे कहते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और अनायनिक अपमार्जक को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो अपमार्जक की यहाँ पर पूरी परिभाषा दी हुई है, आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज सुबह से हम ये पूरा पेपर सर्च कर रहे थे, बहुत ही मुश्किल से हमें ये क्वेश्चन के आंसर मिल पाए हैं। ऑब्जेक्टिव कोशिश करेंगे कि कल 10 बजे तक आपको प्रोवाइड कर दिए जाएं। जिसके पास इसका पेपर नहीं है तो वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर पेपर ले सकता है, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन की तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ये है धनायनिक अपमार्जक किसे कहते हैं, ये परिभाषा है, और ऋणायनिक अपमार्जक की, तो दोनों अपमार्जक की यहाँ पर परिभाषा दी हुई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अनआयनिक अपमार्जक भी यहाँ पर दिया हुआ है और अपमार्जक के गुण दिए हुए हैं। यहाँ पर गुण देख लीजिए, अपमार्जक के गुण, अपमार्जक के गुण देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ पर अपमार्जक के उपयोग दिए हुए हैं। तो यहाँ हुआ आपका पेपर कंप्लीट। आशा करते हैं कि आप लोगों को थोड़ी सी शांति मिली होगी, और हमारी मेहनत यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।